अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी। 2 दौहों के सबसे बड़े हादसे में 293 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। हादसे की जांच CBI कर रही है। एक जांच रेलवे बोर्ड की जानिब से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी की है। पीर के रोज CRS ने 40 पेज की एक रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक लेवल क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेबलिंग की वजह से ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई, जो हादसे की वजह बनी। क्रॉस लोकेशन बॉक्स में तारों की गलत लेबलिंग के बारे में सालों तक मालूम ही नहीं चला। मेंटेनेंस के दौरान भी इसमें गड़बड़ी हुई। रिपोर्ट सामने आने के बाद अपोजिशन पार्टियां हुकूमत पर हमलावर हैं। TMC ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही से पैसेंजर ट्रेनें चलता फिरता मुर्दा घर बन गई हैं। वहीं कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों में इफ्तिताह की सनक में मरकजी हुकूमत रेलवे सेफ्टी जैसे बुनियादी मुद्दों पर समझौता कर रही है। अपोजिशन जमातों ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुशील मोदी की सरबराही में पार्लिमानी खायमा कमेटी यानी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी बराए कानून इंसाफ के इजलास में यकसन सिविल कोड पर 22वें लॉ कमीशन की मुशावरत पर की ज़रूरत और वक्त पर सवाल उठाया। इजलास 3 जुलाई को मुनक्किद हुआ था और इससे पहले इस मौजू पर 21वें लॉ कमीशन का 2018 का मुशावरती मकाला उसके मेंबरों को भेज दिया गया था। रिपोर्ट में निशानदेही की गई थी कि यकसन सिविल कोड ना तो मतलूब है और ना ही इसकी ज़रूरत है। 14 जून 2022 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने UCC पर अवाम से तजावीज़ तलब की और जमा करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2018 मुकर्रर की गई। अगस्त में जारी होने वाले आईली कानून के साथ पर 185 सफ़ात पर मुश्तमिल मुशावरती मकाले में कहा गया था कि यकसानियत का मुतालबा मुल्क की इलाकाई सालमियत के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि इजलास में कायमा कमेटी के 30 अरकान में से सिर्फ 17 ने शिरकत की। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी, महेश जेठमलानी, वीना देवी, दर्शना सिंह, रमेश पोखरियाल, संध्या रे चावड़ा, विनोद लखा माशी और उपेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के विवेक तुनखा, जसबीर सिंह गिल, मनिकम टैगोर और कुलदीप राय शर्मा, DMK के P विल्सन, शिवसेना के संजय रावत और दीगर कायदीन ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। जराये के मुताबिक कांग्रेस कायदीन ने UCC पर मुशावरत के वक्त पर सवाल उठाया। जराये ने बताया कि मनिकम टैगोर ने यह सवाल करते हुए कहा कि क्या हुकूमत रियासती हुकूमतों के साथ मुशावरत करेगी या रियासती मखसूस तरामीम का बंदोबस्त करेगी। इस बात की निशानदेही की कि हुकूमत ने इस मौजू पर अपना एजेंडा बयान नहीं किया है। कांग्रेस के रहनुमा ये जानना चाहते थे कि मरकजी हुकूमत ने उन उसूलों की निशानदेही की है जो यकसानियत के हुसूल में रहनुमाई करेंगे और आया हुकूमत ने गौर किया कि UCC या पर्सनल लॉ में असलाहत की कोशिश फितरत में सेकुलर होगी और सनफी मसावत की जमानत देगी। उन्होंने मुबैना तौर पर यह भी इस्तफसार किया कि जब 21वें लॉ कमीशन ने अपनी राय पेश कर दी थी तो क्या दूसरे मुशावरती अमल की ज़रूरत है। DMK और कांग्रेस दोनों अरकान पार्लियामेंट ने सवाल किया कि इससे रियासतों की खुदमुख्तारी मुतासिर नहीं होगी। जराये ने बताया कि DMK के MP P विल्सन ने निशानदेही की कि UCC रियासतों को शहरियों के लिए कानून साजी करने की ताकत से महरूम कर सकती है। आर्टिकल 371 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं। वो ये जानना चाहते थे कि क्या मरकजी हुकूमत उन तमाम कवानीन में तरमीम करेगी जो आइन के विफाकी ढांचे पर तजावुज़ करते हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यकसान सिविल कोड को नाफिज करने से मुताल्लिक़ जारी क़वायद के दरमियान मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे धामी के साथ यकसान सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई भी थे। दोनों कायदीन के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान किन किन उमूर पर बातचीत हुई, इसके बारे में कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई। हालांकि वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्विटर पर धामी की वज़ीर आज़म से मुलाकात की तस्वीर जारी करते हुए दोनों के दरमियान बातचीत की तस्दीक की है। धामी इस वक्त राजधानी में है और मोदी से मुलाकात से पहले उन्होंने पीर को वज़ीर दाखिला
वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। जराये के मुताबिक धामी ने वजीर आजम के साथ यकसा सिविल कोड के साथ साथ रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में तबादला ख्याल किया। बाद में धामी ने कहा कि रियासत में यकसा सिविल कोड लागू किया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अभी तक इसका मुसवदा मुकम्मल तौर पर मौसूल नहीं हुआ है और इसके मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर काम जो संतुष्टिकरण के हैं और सशक्तिकरण के हैं, उन सभी पर काम हो रहा है। इस पर भी काम हो रहा है। देश को मजबूत करने की दिशा में हर तरीके से काम चल रहा है। सबके उत्थान के लिए काम हो रहा है। उसी में समान नागरिक संहिता का भी तेजी से देश के अंदर चर्चा भी हुई है और लोग अपने अपने तरीके से उसके पक्ष में अपनी बात भी रख रहे हैं। सर, क्या उत्तराखंड से भी कोई फीडबैक लिए जा रहे हैं इसको लेकर, चाहे कमेटी हो उनकी तरफ से या आप लोगों से, जिससे पूरे देश में यूसीसी लागू करने को लेकर मदद कर सके? उत्तराखंड का तो ड्राफ्ट चूंकि बन रहा है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने तो जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है उसने सभी से सबके विचार ले लिए हैं और एक बड़ी संख्या 2,35,000 लोगों से बात की है, स्टेक होल्डर से बात करी है और विभिन्न संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात करी है, सामाजिक संगठनों से बात करी है, बुद्धिजीवी लोगों की भी राय ली है, सबकी राय आई है और वो कमेटी उसको कंपाइल कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे शोबों में दुनिया के सरकर्दा ममालिक से मुकाबला कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुट्टापर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद हाज़रीन से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी और मईशत में भी एक रहनुमा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब दुनिया के टॉप 5 मईशतों में से एक बन गया है, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की हिमायत करता है। क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज मुनक्किदा एक मीटिंग में रवां माली साल के बजट में किए गए ऐलानात के निफाज का जायजा लिया। मीटिंग में वजारत खजाना के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में महकमे इख्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी महकमे मालियात के सेक्रेटरी, मालियाती खिदमत से मुतालिक सेक्रेटरी और कॉर्पोरेट उमूर के सेक्रेटरी शामिल थे। सीतारमण ने अफसरान से कहा कि वो सिर्फ बजट में किए गए ऐलानात को नाफिज करने पर जोर दें, बल्कि इस बात का भी मुसलसिल जायजा लें कि उन ऐलान करदा स्कीमों और पॉलिसियों को मुकर्ररा वक्त के अंदर नाफिज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मंगल को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए फंड फराहम न करने पर दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए नहीं बल्कि इश्तेहारात पर पैसा खर्च कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सबसे बेईमान लीडर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 वर्षों में इश्तेहारात पर 1106 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बार बार बताया कि उनके पास प्रोजेक्टों के लिए पैसे नहीं हैं। उप मुख्यमंत्री जिनको कट्टर ईमानदार बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनकी ईडी के मामले में जो बेल की
पिटीशन थी उसको भी निरस्त कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने पहले बेल रिजेक्ट करी मनीष सिसोदिया की, उसके बाद ईडी कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट करी थी दोनों मामलों में। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीबीआई का मामला है उसमें बेल रिजेक्ट करी, और कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो ईडी वाला मामला है उसमें भी बेल रिजेक्ट कर दी। क्या अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत होगी बाहर निकल कर आए और बताएं ये जो 130 दिन से पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों पर में है, और 4 ऐसे न्यायालय के आदेश आ चुके हैं कि उनको राहत नहीं मिल रही है। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी आपने ही कराया है। मैं तुम्हें ठेका दूंगा, तुम मुझे गुलाबी घड़ियां देना। ये लिखा है पैरा 61 में। साथ में लिखा है कि जो शराब के ठेकेदार थे वो जो गोपनीय बैठक होती है उसमें उपस्थित रहते थे और निर्देशित करते थे कि शराब की नीति दिल्ली सरकार की क्या होगी। जिसको मुनाफा होना है, जिसको ठेका चलाना है, वो खुद ही नीति बना रहा है। ये तो सरकार का काम है। ये भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कल के आदेश में। सबसे अहम बात यह है, जो ईमानदार अफसर हैं, जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी, जिन्होंने सुझाव दिए एक्साइज डिपार्टमेंट के, और ये नोटिंग जब गई कैबिनेट के समक्ष तो वो फाइलें लौट के ही नहीं आई हैं। मतलब जो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तमाम और मंत्री कट्टर बीमार है और इन्होंने शराब घोटाला किया, वो साक्ष्य, वो प्रमाण, वो फाइलें गायब कर दी जाती हैं। आई कैन कोट this observation by the Honorable Delhi High Court. The High Court has said, learned trial court took into consideration the statements made by responsible officers of the Excise Department, which show that the file of मुल्क में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे आवाम को महंगाई का एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए का इजाफा कर दिया। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के खुर्दा फरोख्त की कीमत 1773 रुपए से बढ़कर 1780 रुपए फी सिलेंडर कर दी गई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कांग्रेस ने मंगल को अशियाए जरूरियात की आसमान छूती कीमतों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें महंगाई मैन करार दे दिया और कहा कि लोग कमर तोड़ महंगाई से परेशान हैं और हुकूमत लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। आज पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन हुकूमत अवाम को राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अशियाए खुर्दनोश का वजन कम करके उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे। ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए। लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते हैं और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझाएं कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दिया। नींबू, मुझे नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पर नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये 400 रुपए किलो की बिक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है, सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभाले चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है। उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है 1 महीने में। अरहर की दाल में 1 महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1-2 रुपए नहीं, करीब करीब 50 रुपए की। दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा 1 महीने के अंदर हुआ। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। अब सब्जी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, सब्जियां, चाय पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है। ये सरकार खुद मान रही है। इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हमको सुनाते हैं। आपके साथ हम ये जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा। पिछले 1 महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए। महाराष्ट्र में सियासी तूफान अभी कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। एनसीपी के दोनों ग्रुपों के दरमियान रस्साकशी जारी है। लोगों की नजरें अब 3 अलग अलग वाकयात पर मरकूज हैं। पहला ये कि इस टूट के बाद अब शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। दूसरा ये कि अजीत पवार के इस फैसले का महाविकास अघाड़ी के मुस्तकबिल पर क्या असर होगा। और तीसरा ये कि अजीत पवार के महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल होने का शिंदे ग्रुप पर क्या असर पड़ेगा। इन सब के दरमियान महाराष्ट्र में मीटिंगों का दौर भी लगातार चल रहा है। वजीर आला शिंदे ने मंगल को काबीना तोसी के बाद पहली काबीना मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नए नवेले नायब वजीर आला बने अजीत पवार समेत 8 अरकान असेंबली शामिल हुए। उधर शरद पवार ने भी एनसीपी दफ्तर में लीडरों की मीटिंग बुलाई। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने भी आज एक मीटिंग तलब की। कांग्रेस भी हिज़्ब मुखालिफ लीडर को लेकर मीटिंग कर रही है। उधर अजीत पवार के नए पार्टी दफ्तर पर भी मंगल के रोज हंगामा हुआ। हामियों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी महकमे ने उन्हें दफ्तर की चाबी नहीं सौंपी, इसलिए दरवाजे को धक्का मारकर खोला गया। पीर के रोज एनसीपी से निकाले जाने के बाद अजीत ने अपनी नई पार्टी बना ली है। उन्होंने आज नए दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि 53 में से 51 अरकान असेंबली ने शरद पवार से कहा था कि एमवीए हुकूमत गिरने के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का इम्कान तलाश किया जाना चाहिए। जयंत पटेल भी उनमें से एक थे, लेकिन शरद पवार ग्रुप के क्लाइड क्रिस्टो ने कहा कि अजीत पवार ग्रुप कानूनी दावपेच चल रहा है, हमें अपना काम करना होगा। एनसीपी का मतलब अब भी शरद पवार ही है। लोकसभा इंतखाबात से कबल कई रियासतों में होने जा रहे असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने मंगल को 4 रियासतों में अपने सुदूर तब्दील कर दिए। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे पर मुकर्रर किया गया। साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदरेश्वरी को आंध्र प्रदेश, साबिक वजीर आला बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील झाकड़ को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी गई। आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का रुकन बनाया गया। वो अप्रैल में बीजेपी में शामिल हुए थे। ईटला राजेंद्र को तेलंगाना में बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। बीजेपी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इन तकर्रियों को हतमी शक्ल दी है और ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई।
मणिपुर में 3 मई को तशद्दुद शुरू होने के बाद से इम्फाल दीमापुर कौमी शाहराह यानी NH2 पर जारी नाकाबंदी हटने के बाद तशद्दुद का ताज़ा दौर शुरू हो गया। ताज़ा वाक़े में चिराचंदपुर जिले में कोकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और तर्जुमान सेरेन हौकप का घर शोरिश पसंदों ने जला दिया। हौकप ने मीडिया को बताया कि सोंगपी में उनकी रिहाइश के अंदर कोई नहीं था जब कुछ शोरिश पसंदों ने उनके घर में आग लगा दी। मणिपुर पुलिस को अंदेशा है कि कोकी जोमी तबके के लोगों का एक छोटा तबका जिन्होंने नाकाबंदी वापस लेने की हिमायत नहीं की थी, पीर की शब हुए वाक़े में शामिल हो सकता है। हौकप के मुताबिक नाकाबंदी हटाने का फैसला मुख्तलिफ शहरी समाज सोशल तंजीमों, ग्राम प्रधानों, नौजवानों और खातून लीडरों के साथ वसी गौर खौस के बाद लिया गया था। इससे कबल इतवार को कोकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ने मुश्तरका तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से गुजारिश की थी कि पुरअमन और खैर सगाली बहाल करने की गहरी फिक्र को ध्यान में रखते हुए मणिपुर की लाइफलाइन तस्वुर किए जाने वाले सड़क पर से नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को चैलेंज करने वाली पिटीशंस की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सदारत में 5 जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी। इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसी 20 से ज्यादा पिटीशंस की सुनवाई करेगा जिन्होंने आर्टिकल 370 रद्द करने के मरकज के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ केजरीवाल हुकूमत की पिटीशन पर मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी सरकार ने 30 जून को कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर मरकज से ऑर्डिनेंस को चुनौती दी थी। आपने पिटीशन में कहा था कि मरकज का ऑर्डिनेंस गैर आईनी है और इस पर फौरी रोक लगाई जानी चाहिए। दरअसल मरकजी हुकूमत ने 19 मई को इख्तियारात के ट्रांसफर पोस्टिंग पर ऑर्डिनेंस जारी किया था। ऑर्डिनेंस में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार दिल्ली हुकूमत को मिला था। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक दिल्ली में ओहदेदारों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। इसमें वजीर आला का कोई इख्तियार नहीं होगा। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की बीवी सीमा सिसोदिया की एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि उन्हें कौन से अस्पताल में दाखिल कराया गया। पार्टी ज़ाहिर का कहना है कि जब सीमा सिसोदिया की तबीयत बिगड़ी तो वो अपने घर पर थी। वाज़ेह है कि इससे कबल 25 अप्रैल को भी सीमा की तबीयत खराब हो गई थी। उस वक्त उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी वर्कर ने शराब के नशे में एक जहनी तौर पे माजूर आदिवासी पर पेशाब कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो 9 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो कुबरी बाजार का है। मुलजिम प्रवेश शुक्ला कुबरी का ही रहने वाला है। वो सीधी जिले से बीजेपी MLA पंडित केदारनाथ शुक्ला का रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है। सीधी SP रविंद्र वर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच के बाद मुलजिम प्रवेश शुक्ला पर केस दर्ज कर लिया गया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुलजिम को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुलजिम पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि सीधी जिले में आदिवासी नौजवान के ऊपर पेशाब करने की जो वीडियो सामने आई है वो काफ़ी काबिल मजम्मत है और इस सिलसिले में हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र के धुले में मंगल के दिन एक बड़ा हादसा पेश आया। मुंबई आगरा हाईवे पर ब्रेक फेल होने की वजह से एक कंटेनर होटल में जा घुसा। हादसे में 38 लोग कंटेनर की चपेट में आ गए। इनमें 10 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 28 लोग जख्मी हैं। ये हादसा शिरपुर तालुका के पालसनेर गांव में दोपहर करीब 12 बजे पेश आया। मरने वालों की तादाद और भी बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। इस वाकये का एक CCTV फुटेज भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कंटेनर अपने आगे चल रही एक कार को रौंदता हुआ सड़क किनारे एक होटल में जा घुसता है।
उत्तर प्रदेश में झांसी के सुप्री बाजार थाना इलाके में एक दुकान में आग ने इस कदर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली कि उसकी लपेट में 5 लोगों की मौत हो गई और करोड़ों की आग जलकर खाकस्तर हो गई। तकरीबन 12 घंटे तक जारी रहने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन मंगल की सुबह 4 बजे खत्म हुआ। इस दौरान इस भयानक आग की लपेट में 5 लोगों की मौत होने की इत्तला है। महलूकीन में एक खातून रागिनी राजपूत भी शामिल है। बाकी महलूकीन की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। आग लगने की इत्तला मिलते ही तमाम आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। ताहम तब तक आग काफी फैल चुकी थी। आग इतनी शदीद थी कि जालून, ललितपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के दतिया और रिक्शा की जुमला 35 गाड़ियों को ये आग बुझाने के काम में लगाया गया था। कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स पर हमले की धमकी देने वाले खालिस्तानी हामियों पर लगाम कसी जाएगी। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने मंगल के रोज कहा कि हम भी वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं, लिहाजा भारत के डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी के मामले को बहुत संगीनी से लिया जा रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा ने भी बिल्कुल यही बयान जारी किया। पीर को वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने डिप्लोमेट्स पर हमले की धमकी को लेकर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन से साफ कहा था कि खालिस्तान हामियों को किसी तरह की नाजायज छूट नहीं दी जानी चाहिए। डिमांड भी रही है कि उनको फिर से अपने घर वापसी उनकी हो सके, इसलिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? नहीं, देखिए, मैं उनसे मिलने आया था क्योंकि आप तो उनके बारे में जानते तो हैं और आज ये विषय जो है जो आपने देखा कि इस टर्म में जो अगर देश में जो परिवर्तन जो आया है उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 370 वाला है। और जो अगर हम टपलू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मलसी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन। पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार इसको आगे ले जाए। खालिस्तान का इम्पोर्टेंट है। खालिस्तान ने कुछ पोस्टर्स कनाडा में जगह जगह चिपकाए हैं जिसमें इंडियन डिप्लोमेट्स के वहाँ पे फोटो भी लगाया है। रूस की दारुल-ए-हुकूमत मॉस्को में मंगल को एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का इल्जाम लगाया। मॉस्को के मेयर सरगाई सोबियान ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को में 5 ड्रोन से अटैक किए, हमने इन सभी को मार गिराया। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से दारुल-ए-हुकूमत के अहम एयरपोर्ट से कुछ घंटों के लिए फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई। रूस के वजारत दिफा ने बताया कि हमले में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। फ्रांस में दारुल-ए-हुकूमत पेरिस के करीब नेंतेरे शहर में एक हफ्ते से जारी तशद्दुद में कमी आने लगी है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक पीर के रोज और मंगल के रोज की दरमियानी रात पुलिस ने डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 157 और लोगों को हिरासत में लिया गया। मंगल के रोज सदर एमेनुअल मैक्रों ने 250 मेयर के साथ मीटिंग की। इस दौरान हालात का जायजा लिया गया। 5000 और पुलिस एहलकारों को नेंतेरे शहर में तैनात किया गया। अब यहाँ तैनात पुलिस एहलकारों की तादाद 45,000 हो गई है। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में जुमला 159 गाड़ियों को आग लगाई गई। इसके अलावा 202 जगह आगजनी हुई। ऑपरेशन के दौरान 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग का इंस्टाग्राम एक नए ऐप पर काम कर रहा है। एलन मस्क के ट्विटर को टक्कर देगा। इसका नाम थ्रेड्स है, जो 6 जुलाई को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले ऐप एप्पल स्टोर पर दिखाई दिया। अपकमिंग थ्रेड्स का एक टेक्स्ट बेस्ड कंजर्वेशन ऐप होगा। जैसे ट्विटर में कैरेक्टर लिमिट है, वैसे ही थ्रेड्स पे भी होगा। ऐप स्टोर पर मौजूद डिटेल से पता चलता है कि यूजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करके थ्रेड्स में लॉगिन कर सकेंगे। यूजर इंस्टाग्राम पर जिसे फॉलो करते हैं वो उन्हें थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकेंगे।
दिल्ली के गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक पाकिस्तानी खातून को उसके 4 बच्चों के साथ हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता महीने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद वो गैर कानूनी तौर पर ग्रेटर नोएडा में रह रही थी। एक पुलिस ओहदेदार ने कहा कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा के रिहायशी इस मकामी शख्स को भी हिरासत में लिया जिसने खातून को पनाह दी। ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तानी खातून ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए उस शख्स के राब्ते में आई थी। ओहदेदार ने बताया कि सीमा हैदर, जिसकी उम्र 27 बरस है, इस खातून ने अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में रह रही थी। रबोरपुरा थाने की एक टीम और उसने उस शख्स से पूछताछ की है। ओहदेदार ने कहा कि मुतल्लिका एजेंसियों को इत्तला दे दी गई है और मुनासिब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खातून सीमा जिस शख्स के राब्ते में आने के बाद हिंदुस्तान पहुंची, उसका नाम सचिन है और वो 22 साल का है। किराने की दुकान में काम करता है और PUBG खेलने का शौकीन है। इन दोनों की जनवरी में नेपाल में मुलाकात हुई और उसके बाद सीमा हैदर ने पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने सचिन से शादी का इसरार किया, जिसके बाद उन्होंने एक वकील से राब्ता कायम किया। वकील ने इसकी इत्तला पुलिस को दे दी। सीमा ने पुलिस ओहदेदार ने बताया कि खातून का शौहर उसके साथ जुल्म करता था और उसने 4 साल से इससे मुलाकात नहीं की, इसीलिए उसने पाकिस्तान में अपना मकान बेचकर हिंदुस्तान का रुख कर लिया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।